हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करेंट्स विद सिड के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है जुलाई 7 और बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और करंट्स कवर करने के चक्कर में मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसमें। तो बिना डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी करंट्स में अगर इंडिविजुअल भी कवर कर रहा हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंटल केसेस। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो बेसिकली अमेंडमेंट्स किए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। ये अभी एक्चुअल में प्रपोज किया गया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पर बेसिकली इसमें किया ये जा रहा है कि अगर कोई वॉयलेशन करता है किसी भी तरह का, जिसमें मतलब अगर इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, तो वो फाइन भरेगा और फाइन जो रहेगा वो 5 to 500 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो मतलब कि अगर कोई किसी भी तरह की मिस्टेक करता है तो ज़बरदस्त हर्जाना भरना पड़ेगा, और वो हर्जाना जो भी है, जो फाइन भरा जा रहा है, वो आप ये देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के अंडर में जाएगा, है ना। फंड्स कलेक्टेड एज पेनल्टीज इसमें जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट ऑफिसर वो किया जाएगा जो इस चीज़ को चेक कर सके कि इन्वायरमेंटल वायलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो प्रॉपरली वो सबमिट किए जा रहे हैं, उस पे सही साट इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही। ठीक है। वायलेशन की जो मतलब जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया उसका। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभी बीच में कम्युनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज वगैरह बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो न्यूज़पेपर्स में आए दिन तमाम आर्टिकल्स देखने को मिलते रहते हैं, स्पेशली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं। तो मैंने उनमें से जो दो सबसे कॉमन दिख रहे हैं मुझे आर्टिकल्स, मुझे लगा कि ये कवर करने चाहिए। एक है सेक्शन 153 ए ऑफ आईपीसी और दूसरा है 295 ए ऑफ आईपीसी। ठीक है। दोनों के डेफिनेशन आप देखोगे तो दोनों में लगभग सब चीज़ें सेम है। पॉइंट बीइंग ये है कि रिलीजियस किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, ये सब चीज़ें अगर करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर यू नो इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगेगा। पर डिफरेंस बस इतना सा है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो डिफरेंस जो है बस इतना सा है कि सेक्शन 153 ए जो आपका है वो बेसिकली अगर कोई इंसान किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, सेक्शनल डिवीजन अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बेसिस पे इसमें जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी रिजिड हैं। और जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी काफ़ी हार्श है। ठीक है। और सेक्शन 295 ए जो है उसमें जो है इम्प्रिजनमेंट थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू 153 ए, क्योंकि इसमें सिर्फ अगर रिलीजियस फीलिंग्स को, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है या किसी के रिलीजियस बिलीफ को हर्ट किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर कंप्लेंट एफआईआर नोटिस की जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था। जो अभी रिसेंट में हुआ था, बेसिकली हुआ ये था कि हिंदू गॉड गॉडेसेस के पोस्टर्स पे इंसान जो है, मतलब एक पर्सन था, वो फूड या मीट वगैरह कह सकते हैं, वो रैप अप करके और वो डिलीवर कर रहा था, विच वॉज नॉट गुड, क्योंकि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ऑफ कोर्स। तो उस पे एक्शन लिया जा रहा है, अभी वो सब चल रहा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अंडर विच सेक्शन वॉज ही अरेस्टेड, है ना, और किस सेक्शन पे एक्चुअल में एक्शन लिए जाते हैं गिवन ऑन रिलीजियस ग्राउंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। मोदी और शी जिनपिंग जो अपने प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन दोनों के बीच में कई सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, बहुत सारी वार्ताएं होने वाली हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल सब तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इंडिया चाइना का रिलेशंस, एक बार फिर से लाइट में आने वाला है या लाइमलाइट में आने वाला है। तो बेसिक चीज़ें कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपको अगर पता हो तो G20 और SCO मीटिंग दोनों ही इंडिया 2023 में होस्ट करने वाला है। G20 तो काफ़ी न्यूज़ में आया है, मैंने पिछले 2 सेशंस में कवर किया भी है इसको। अम, फिर भी बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें हम लोग देख डालते हैं G20 की भी, और फिर SCO को भी एक नज़र देख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली हुआ यूँ है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है इसके रिगार्डिंग कि जम्मू कश्मीर अभी
प्रेजेंटली कंट्रोवर्शियल है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की मीटिंग होना नहीं चाहिए। उसकी जगह पे आप चाहो तो लद्दाख वगैरह में रख लो, ऐसी बात बोली है। फिर उसके बाद उसी के साथ उन्होंने अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उनका, उस पे भी सफाई दी कि हम तो जहाँ बना रहे हैं वो तो पाकिस्तानी टेरिटरी है, लेकिन इंडिया जहाँ पर सबमिट करना चाह रहा है वो कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है। कोई बात नहीं था उसका, कोई सेंस नहीं था, बस ये था कि अब भाई सपोर्ट दिखाना, सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल पॉइंट ये है कि G20 में देख लीजिए आप, ये G7 है, G7 के ये नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हाईएस्ट जो मिलती है वो आपको इन्हीं कंट्रीज में मिलेगी, ठीक है। फिर G8 में रशिया एक और ऐड हो जाता है, और उसके बाद G20 में ये सारे नेशंस ऐड होते हैं। तो इस बार का जो G20 समिट हो रहा है वो तो बाली में हो रहा है फिलहाल, लेकिन नेक्स्ट ईयर G20 समिट जो है अपने यहाँ कंट्री में होगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक स्टैट्स दिए गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। फॉर्मली इसको समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है G20 को, ठीक है। चलिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जिसका चाइना और इंडिया दोनों मेंबर हैं। तो अभी मुलाकात होगी फिर से इनकी भी। और SCO के बारे में आप देखना चाहें तो फाउंडिंग मेंबर्स देखिए, 2001 में बना था ये, 2001 में बना था 15 जून। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिजिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। 6 मेंबर्स थे। इसके अलावा 2 मेंबर्स और ऐड हुए थे 2017 में, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक तो इसको बेसिकली काउंटर करने के लिए बनाया गया था, किसको, नेटो को काउंटर करने के लिए। यूं कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया या एशिया का अपना खुद का एक नेटो के कंट्रास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है SCO बेसिकली। देखते हैं, इंडिया ने भी बेसिकली ज्वाइन इसीलिए किया था क्योंकि ये एक काउंटर बैलेंस है नेटो का, और इंडिया के मेंबरशिप जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी टेररिज्म कॉम्बैट करने में, क्योंकि इंडिया हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म और सिक्योरिटी इश्यूज को हमेशा से रेज करता रहा है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के मेंबर बनने से उम्मीद की गई थी उस टाइम पर कि हाँ चीज़ें रिजॉल्व होंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, बट एज सच कुछ इतना कुछ हुआ नहीं अभी तक, हम लोग को पता ही है। फिर उसके बाद गिवन इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन कंट्री हैं, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट वगैरह टाइप क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज़ हो गई। बाकी आप एक बार को रीडिंग कर जाएं इस पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है ना, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इस पे नहीं दूंगा। ये है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से SCO काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और SCO के लिए भी इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेवी आइज गवर्नमेंट टू बाय कैरियर बेस्ड जेट्स। तो बेसिकली नेवी क्या कर रही है, इंडियन नेवी एक्सपेक्ट कर रही है, या इंडियन नेवी ने इनिशिएट किया है कि अभी अभी इंडिया की एक खुद का बनाया हुआ विक्रांत करके एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। तो इंडियन नेवी चाहती है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसके लिए और ज़्यादा डील की जाए रफाल और आई एम सॉरी बोइंग F-18, रफाल और बोइंग F-18 के को लेके कमीशनिंग की जाए, और डील किया जाए किससे, फ्रांस और US से रिस्पेक्टिवली, है ना। रफाल फ्रांस का है, US का बोइंग F-18 है। तो इनसे रिलेटेड बातचीत की जाए। और इंडिया का पहला जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगा वो था कि एक तो विक्रांत जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि इंडिया में निर्मित, इंडिया का बना हुआ पहला ऐसा कैरियर है। और ये बना था बेसिकली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। और इसके पहले जो यूज किया जा रहा था वो INS विक्रमादित्य है, जो रशियन ओरिजिन कैरियर है ना। फिर इसके अलावा आई एम सॉरी यहाँ थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तो नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को फॉर्मली ज्वाइन करवा लिया है नेटो, मतलब स्वीडन और फिनलैंड आज के टाइम पर नेटो का पार्ट हैं पर कंप्लीटली नहीं है। मतलब कि किसी भी तरह की इंटेलिजेंस वगैरह जो शेयरिंग होती है विद इन एन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो शेयरिंग का पार्ट स्वीडन और फिनलैंड भी होंगे, है ना। पर और नेटो की जितनी मीटिंग्स होंगी उसका भी पार्ट रहेंगे, लेकिन डिफेंस
क्लॉज अभी साइन नहीं हुआ है, उसके लिए क्या होगा, रेटिफिकेशन करके एक चीज होती है। रेटिफिकेशन में क्या है कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके लेजिस्लेशन में पास होगा कि इन दोनों मेंबर्स को, मतलब इन दोनों कंट्रीज को नेटो का वो बनाया जाए कि नहीं। जैसे कि फ्रांस है या जर्मनी है, तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि फिनलैंड और स्वीडन को पार्ट बनाया जाए नेटो का कि नहीं बनाया जाए। तो वो अगर वहाँ के सारे मेंबर्स पास कर देते हैं तो फिर वो उस कंट्री की तरफ से परमानेंट, मतलब कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई, आप मेंबर बन सकते हो, हमारी तरफ से हाँ है। ठीक है। तो ये करने में लंबा प्रोसेस लगता है, स्पेशली यूएस में तो काफी लंबा टाइम लगने वाला है। तो साल भर का बताया जा रहा है कि टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए नेटो का फॉर्मल मेंबर बन चुका है स्वीडन और फिनलैंड, और किसी भी तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। यूक्रेन की एक महिला है, उन्होंने मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल जीता है। ये एक तरह से नोबेल प्राइज ही बोला जाएगा, और इस फील्ड मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में दो लाइन देखिए मेंशन की है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हर 4 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अंडर 40 एज के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये प्राइज मिलता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, है ना। तो इनके अलावा 3 और लोगों को मिला था, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गिवन अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उस बीच में इन्होंने जो है ये मतलब मैथमेटिक्स में काम किया है और इस पे मेडल जीता है, तो इस वजह से ये काफी चर्चा में चल रहा है अभी। इसके अलावा राजस्थान का मानगढ़ हिल रॉक जो है ना, वहाँ उसको जो है नेशनल इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए यू नो प्रस्ताव रखा गया है। किसके द्वारा? नेशनल मॉन्यूमेंटल अथॉरिटी के द्वारा, जो वहाँ उसके चेयरमैन है, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है श्री अर्जुन राम मेघवाल को। क्यों किया गया है? क्योंकि 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको वहां पर बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रिबेलियन हुआ था और फाइट हुई थी अच्छी खासी, जो एक आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो हुआ था, उसके लिए जाना जाता है कि 1500 लोगों को मारा गया था वहां पर ब्रिटिशर्स द्वारा 1913 में। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिएगा। आगे चलते हैं। कुछ वन लाइनर्स भी हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जैसे होता है ना कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से कौन से इंस्टीट्यूट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिस पर बीएलडीसी मोटर या स्मार्ट कंट्रोलर्स ये सब क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि एक सिंगल सिंगल लाइन में आप लोग को प्रेजेंट कर देता हूँ। इंडिया का पहला हेल्थ समिट हुआ है न्यू दिल्ली में, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें कि एनिमल के हेल्थ से कैसे ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रोग्रेस और ह्यूमन प्रोग्रेस हो सकता है, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन वगैरह हुआ था। फिर छः न्यू सॉरी न्यू 6 लेन टनल खम्बाटकी घाट पूना सतारा हाईवे नेशनल हाईवे 4 पे काम चल रहा है। 6 लेन का किया जा रहा है उसको, अभी तक 4 लेन था, 6 लेन किया जा रहा है। पुणे सतारा हाईवेज पर है, NH4 है, तो NH4 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इसको भी मैंने इंक्लूड किया। इसके अलावा जैगरी मेकिंग प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने ये कहा कि देखिए जैगरी मेकिंग प्लांट वगैरह से क्या ही कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है वो, क्योंकि उसके थ्रू आप देखिएगा तो पोल्यूशन कंट्रोल करना काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। एमिशन कंट्रोल करना, जो हार्मफुल गैसेस का एमिशन है उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, या यूँ कह सकते हैं कि उससे उसमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोग पसंद आया हो। अगर कोई चीज़ आप लोग को गड़बड़ लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके और एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। इसी के साथ मैं आज का सेशन का कंप्लीट करता हूँ। हैव ए गुड डे। बाय बाय।